Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. हाय, मेरा नाम लक्ष्य आनंद है और मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 101 रैंक हासिल की है। मैं अपनी प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट की स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं प्रीलिम्स से शुरुआत करूंगा, जो फर्स्ट स्टेज होती है इस एग्ज़ाम की। मेरा मानना है ज़ाती रूप से कि प्रीलिम्स सबसे हार्ड स्टेज भी होती है, क्योंकि लगभग 10 से 12 लाख लोग प्रीलिम्स लिखते हैं और यूपीएससी सिर्फ 8 से 10 हज़ार लोगों को उसमें से सिलेक्ट करती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो काफ़ी अच्छा मेंस लिख सकते हैं वो प्रीलिम्स में रह जाते हैं। इसलिए प्रीलिम्स मैंने हमेशा मेंस से ऊपर रखा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की तैयारी की थी, मेंस मैंने छुआ भी नहीं था। तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अपने नोट्स पढ़ता था, लेकिन सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी एनसीईआरटीज़ के साथ। अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैंने एनसीईआरटीज़ उठाई। मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताता हूँ कि कौन सी एनसीईआरटीज़ मैंने पढ़ी और कौन सी पढ़नी ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटीज़ हैं। एक सवाल ये आता है कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। हिस्ट्री के लिए मैंने 6th, 7th, 8th इन तीनों क्लासेस की एनसीईआरटी और 11th और 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, जो आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा हैं, ये 3 किताबें, और ये 6th, 7th, 8th की 3 किताबें ये पढ़ी थी। पॉलिटी के लिए मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वाली एनसीईआरटी, और पॉलिटिकल थ्योरी के सेलेक्टिव पोर्शन जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड थे वो पढ़ा था। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6th से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी सारी पढ़ी थी, और आई थिंक ज्योग्राफी को बेस्ट वे में करने का तरीका एनसीईआरटी करना ही है। आप अगर ज्योग्राफी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एक्सरसाइज में हैं, वो कई हद तक यूपीएससी के एक्चुअल क्वेश्चन से सिमिलर हैं, मेल खाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की थी और कुछ नहीं किया था, एंड स्टिल आई हैव मैनेज टू स्कोर 110 इन जीएस पेपर 1। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स के लिए 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक और 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ी थी, और ज्योग्राफी, और इसके अलावा मैंने साइंस के लिए 10th क्लास की एक छोटी सी एनसीईआरटी पढ़ी थी और 11th क्लास की बायोलॉजी की बुक पढ़ी थी बस, और वो भी पूरी नहीं पढ़ी थी, सेलेक्टिवली बस बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन उसमें से पढ़ा था। तो मेरी एनसीईआरटीज़ की लिस्ट तो ये थी जो मैंने पढ़ी थी, और मैंने शुरुआत भी एनसीईआरटी से की थी। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई एस्पिरेंट स्क्रैच से शुरुआत कर रहा है तो सबसे पहले उसे एनसीईआरटी ही करनी चाहिए। एनसीईआरटी करने के 2 फ़ायदे हैं। एक, आपको सब्जेक्ट का टच मिलेगा कि सब्जेक्ट है किस बारे में और कितना वाइड और कितना वास्ट सब्जेक्ट है। दूसरा, आपको एक आदत लग जाएगी पढ़ने की रेगुलरली। तो आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। इसके अलावा प्रीलिम्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो है करंट अफेयर्स। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाता था रोज़। मैंने हमेशा एक ही न्यूज़पेपर फॉलो किया है, हिंदू। 2019 सितंबर में मैंने पहली बार हिंदू पढ़ना शुरू किया था। मुझे याद है मैं पूरा पेपर तो नहीं पढ़ पाता था उस समय, 2.5 घंटा लगता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। लेकिन मैं उसमें से नोट्स बनाया करता था। मैंने एक रजिस्टर ले रखा था, उस रजिस्टर को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था सब्जेक्ट वाइज। पहला हिस्सा हिस्ट्री, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर साइंस एंड टेक, फिर इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से मैंने उसको डिवाइड कर रखा था, और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर आता था, मैं उसका हेडलाइन डाल के काले पेन से, नीले पेन से उसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख लिया करता था। मैंने कोई मैगज़ीन करंट अफेयर के लिए फॉलो नहीं करी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। मैंने सिर्फ अपने नोट्स पढ़े थे। मुझे याद है मैंने एक बार एक मैगज़ीन खोल के देखी थी, मगर वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसके बाद कोई मैगज़ीन नहीं देखी। और मेरे करंट अफेयर के नोट्स में से 7 से 8 सवाल डायरेक्टली आए थे प्रीलिम्स में, जो कि मैगज़ीन में से भी नहीं आए थे।
तो मुझे लगता है कि अगर आप करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं, ये आपको निश्चित रूप से फ्रूटफुल साबित होगा, बिकॉज इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको ना चीज़ें रिटेन हो जाएंगी अच्छे से अगर आप खुद लिखेंगे। दूसरा, आप उन्हीं करंट अफेयर को बार बार पढ़ेंगे तो आपके वो, अगर प्रीलिम क्लियर होता है तो मेंस में भी काम आ सकते हैं एग्जाम्पल लिखने के लिए। तो ये करंट अफेयर के लिए मेरी स्ट्रेटजी थी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। मैं अभी भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, रोज़ नोट्स बनाता हूँ क्लियर करने के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। रही सब्जेक्ट वाइज स्टैंडर्ड बुक्स की बात, तो लोगों का मानना है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सच से कहूँ तो मैंने लक्ष्मीकांत कभी छुई भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। मैंने पॉलिटी वाजीराम और रवि की येलो बुक मार्केट से ली थी, उसमें से पढ़ी थी। मैंने कोचिंग नहीं ली, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कोचिंग। लेकिन आप अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ से येलो बुक उठाई थी पॉलिटी की, और मैंने सिर्फ वही पढ़ी थी। लेकिन मैंने वो 10 से 12 बार पढ़ी थी, इतनी बार पढ़ी थी कि मुझे वो रट गई थी। और मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी सोर्स लें, आप उसको बार बार पढ़ें। आप बहुत सारे सोर्सेज मत लें, आप एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 किताब लें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 5-6 किताब ले रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए और उसको सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इट इज़ मोर अबाउट रिविजन एंड लेस अबाउट द नॉलेज। यूपीएससी आपके ज्ञान को नहीं देख रहा, यूपीएससी आपकी मेंटलिटी को देख रहा है, यूपीएससी आपकी परसिवरेंस को देख रहा है। तो आप उसको बार बार पढ़िए और यकीनन रूप से वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बजाय इसके कि आप 10 सोर्स ले लें मार्केट से और उनको पढ़ते रहें। ज्योग्राफी के लिए जैसे मैंने बताया, मैंने एनसीईआरटी की फॉलो की थी, उसके अलावा मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने वाजीराम एंड रवि की येलो बुक ली थी, ऑल्दो उसका सिर्फ एक पार्ट मैंने पढ़ा था, जो पहला पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और वो भी मुझे पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं लगा था। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे एनसीईआरटीज़ ही लगी थी, और मैंने एनसीईआरटीज़ करके ही इकोनॉमी तैयार की थी। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटीज़ को अपने करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ा था, और करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, बजट पढ़ा था, बजट के नोट्स बनाए थे, इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स बनाए थे। तो इन सब की वजह से कई सवाल ऐसे थे जो मेरे दिमाग में सेटल हो गए थे, और जो डायरेक्ट रूप से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आए थे। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट अफेयर ही फॉलो किए थे। इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सिर्फ करंट अफेयर भी फॉलो करेंगे और आपको बेसिक नॉलेज है अगर इन सब्जेक्ट्स की, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने करंट अफेयर ही किए थे क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी इस सब्जेक्ट के बारे में। रही बात ये कि अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक पॉलिटी की एनसीईआरटी है जो कि ग्लोबल ऑर्डर पे है, वर्ल्ड ऑर्डर पे है। उसमें हिस्ट्री बताई गई है पॉलिटिकल कल्चर की वर्ल्ड में। वो एक बहुत अच्छी एनसीईआरटी है, मैंने वो पढ़ी थी, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत मदद करेगा। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोग मानते हैं कि नितिन सिंघानिया पढ़ी जानी चाहिए। मैंने नितिन सिंघानिया कभी देखी भी नहीं कैसी होती है। मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ी थी, आर्ट एंड कल्चर वाली। वो रेड कवर की एक एनसीईआरटी है, बहुत पतली सी बुक है, 80 से 90 पेज की। आप वो पढ़िए, उसमें लगभग सब है जो आपको ज़रूरत होगा। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर के आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रहे हैं तो यकीनन रूप से आप सवाल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सवाल आएगा। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2017 में यूपीएससी ने मेंस में आर्ट एंड कल्चर में एक सवाल पूछा था चैतन्य महाप्रभु पे। वो इसलिए सवाल पूछा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे गए थे, और इस साल एक ही सवाल आर्ट एंड कल्चर पे आया मेंस में, वो था भक्ति मूवमेंट पे। और वो इसलिए आया क्योंकि 2 नए स्टैचू, एक आदि शंकराचार्य का और एक रामानुजन का, अनवील किया गया है इंडिया में अभी। तो अगर आप करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो आपको आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का भी बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्या सवाल प्रोबेबल है। इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के लिए मैंने वाजीराम एंड रवि के येलो बुक्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन मेरा मेन सोर्स जो हमेशा से रहा था वो मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स रहे थे, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से बनाए थे। तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स ही हिस्ट्री के GS1 में इस्तेमाल किए थे। थोड़ा बहुत फ्लिप किया था वाजीराम एंड रवि के नोट्स में से, बट मुझे वो इतना हेल्पफुल नहीं लगा।
आई थिंक अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल के हैं तो आपको GS1 उसी में से करना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से नहीं हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओल्ड NCERT अगर कर रहे हैं तो वो मोर देन सफिशेंट होगी। बस एक कंडीशन है कि आप उसको बार बार पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक वो आपको अच्छे से याद ना हो जाए। ये 3 NCERT RS शर्मा, बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा, ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये तीनों को अच्छे से करते हैं तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ ली थी। मैं टेस्ट सीरीज़ अफोर्ड तो कर नहीं सकता था, लेकिन मैं मार्केट से ख़रीद के लाता था टेस्ट, ऑनलाइन भी मिल जाते थे और उनका प्रिंट आउट निकलवा लेता था और टेस्ट दिया करता था। मैंने लगभग 60 से 70 टेस्ट दिए थे प्रीलिम से पहले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत अच्छे स्कोर नहीं आते थे। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत डरते हैं जब उनके स्कोर बहुत नीचे गिर जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने 60 नंबर से शुरू किया था और वो धीरे 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 1 महीने बाद मेरे 80 नंबर आए, फिर 90 नंबर आए 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद मेरे 100 के आसपास घूमने लगे। मेरे प्रीलिम से पहले मेरे 110 से 115 तक नंबर आ रहे थे। तब भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने एक टेस्ट दिया था प्रीलिम से 2 दिन पहले जिसमें मेरे 65 नंबर आए थे। तो मेरा मोटिवेशन बहुत नीचे गिर गया था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल अपने दिल पे नहीं लिया। थोड़ा मोमेंटरीली लगा बुरा, लेकिन उसके बाद मैंने उसको भूल गया। और आई थिंक यही आपको करना चाहिए प्रीलिम से पहले। प्रीलिम्स बिल्कुल भी आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता। प्रीलिम्स टेस्ट करता है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तो उससे उठ कैसे सकते हैं ऊपर। टॉपर को भी प्रीलिम्स में 100 में से 60 सवाल नहीं आते। वो सिर्फ अपनी बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके एक कैलकुलेटेड गेस करते हैं, जैसे मैंने भी किए थे। तो आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहें, डिमोटिवेट ना हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि नहीं, आपका हो जाएगा, जो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट मेंटेलिटी। तो ये मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी थी। मैं बात करूँगा अब अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मेंस के लिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा। जिस दिन प्रीलिम्स था तो अगले ही दिन से मैं मेंस की तैयारी में लग गया था, एक दिन का ब्रेक लेके। मेंस के लिए मेरा पहला गोल था कि मेरे को सारे सवाल अटेम्प्ट करने हैं, एक एक पेज मुझे भर के आना है। सारे पेपर्स में 9 के 9 पेपर हैं, तो सभी में मुझे एक एक पेज भर के आना है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत स्लो थी, मैं पेपर पूरा नहीं कर पाता था। जब मैंने शुरू किया था प्रीलिम्स के बाद, मुझे याद है मैं सिर्फ 10 से 15 सवाल ही एट मैक्स कर पाता था 3 घंटे में। तो मुझे लगता था कि मैं एक्चुअल पेपर में कर ही नहीं सकता पूरे, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप बहुत स्लो लिख रहे हैं तो आप फास्ट नहीं लिख सकते। आप बैठिए, आप रोज़ 3 घंटे आंसर लिखिए, और आई कैन गारंटी यू, अगर आप 3 घंटे रोज़ आंसर लिखते हैं 2 से ढाई महीने मैंने लिखे, मेरी हैंड राइटिंग सुधर गई, स्पीड सुधर गई। आई वॉज एबल टू कंप्लीट ऑल द पेपर ऑन टाइम इन द एक्चुअल पेपर। मैंने एक एक पेज भरा है, वो भी जब सर्दियों का मौसम था, जब हाथ जम जाते हैं उस समय। तो मुझे लगता है अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर मैं कुछ एडवाइस दूंगा तो वो एक ही है कि आप आंसर राइटिंग कीजिए, जितनी हो सके उतनी आंसर राइटिंग कीजिए। नो अमाउंट ऑफ आंसर राइटिंग फॉर मेंस इज इनफ। आपसे 3 घंटे बैठा जाता है रोज़, तो 3 घंटे बैठिए, 4 बैठा जाता है 4 बैठिए। मैं मेंस के लिए अपने दिन को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करता था। पहले सुबह सुबह उठ के मैं 6 बजे उठ के अखबार पढ़ता था, 7-8 बजे तक फ्रेश होता था, और फिर 8-9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं सिर्फ अपना हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करता था। मतलब ऑप्शनल पढ़ता था 12 बजे तक, और ऑप्शनल को याद करता था और उसके नोट्स भी बनाता था साथ ही साथ। इसके बाद मैं 12 से 12:30 का थोड़ा ब्रेक लेता था, फिर 12:30 से 3 बजे तक मैं एक जीएस का टॉप सब्जेक्ट उठाता था। कभी मैं पॉलिटी उठाता था, कभी मैं ज्योग्राफी उठाता था, कभी इन्वायरमेंट, इको, साइंस, कुछ भी उठा लिया करता था, और मैं उसको पढ़ा करता था। इसके बाद मैं आधे घंटे का फिर ब्रेक लेता था, और फिर 4 बजे से 6:30 बजे तक मैं एथिक्स पढ़ा करता था, GS4। एथिक्स के लिए मैं स्ट्रेटेजी अपनी अलग से बताऊँगा। इसके बाद एथिक्स के बाद मैं शाम को मैप पढ़ता था हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। 1 घंटा मैं मैप पढ़ता था, याद करता था, मैप बनाया करता था, उनको बार बार याद करता था, रिवाइज करता था। जब तक मुझे वो दिमाग में सेटल नहीं हो गए, रट नहीं गए, तब तक मैंने उनको याद किया। फिर मैं शाम को एक टेस्ट लिखा करता था रोज़।
2 से 3 घंटे का टाइम मैं हमेशा रखता था कि मेरे को एक आंसर राइटिंग तो करनी है दिन में रोज़। तो मैं शाम को एक टेस्ट रोज़ लिखा करता था। ये मेरी दिनचर्या हुआ करती थी 90 दिन तक रोज़, जब से प्रीलिम्स ख़त्म हुआ और मेन शुरू हुआ उसके बीच। एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन खरीदी तो थी, लेकिन 2 पेज पढ़ने के बाद मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने वो रख दी थी। उसके बाद मैंने एथिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एम्पैथी, ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, प्राइवेट एंड पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग, इन कीवर्ड्स के नोट्स बनाए, डेफिनेशन। तो ये कुछ मेरे 7-8 पेज के नोट्स बन गए डेफिनेशन, और उनको मैंने इंटरनेट से लिया डेफिनेशन। इंटरनेट पे कई गलत डेफिनेशंस भी हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी स्टैंडर्ड बुक से वो डेफिनेशन लें। जैसे मैंने वो डेफिनेशन ली थी वाजीराम एंड रवि की येलो बुक से, जो मैंने मार्केट से ही खरीदी थी। काफ़ी पतली येलो बुक है, आई थिंक 100-150 पेज की, आप वो ले सकते हैं। उसमें से मैंने डेफिनेशन उठाई, उनके नोट्स बनाए। दूसरा नोट्स मैंने एथिक्स के लिए बनाया कोट्स का, जो फेमस थिंकर्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट कोट्स थे करंट अफेयर में, मैंने वो कोट्स उठाए और मैंने उनके नोट्स बनाए। ये 7 से 8 पेज के नोट्स थे। और तीसरा जो नोट्स बनाया वो मैंने केस स्टडीज़ का बनाया, जिसमें मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के नोट्स बनाए, और साथ ही साथ जो मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कोई IAS ऑफिसर कुछ अच्छा काम कर रहा है, कोई IPS ऑफिसर कुछ अच्छा काम कर रहा है, या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी ओवर अचीव कर रहा है अपनी फील्ड में, तो इन एग्जांपल्स के केस स्टडीज़ के मैंने नोट्स बनाए। और इन नोट्स को, जो एग्जांपल्स थे, इनको मैंने अपने एक्चुअल आंसर्स में पुट किया। हर आंसर में मेरे 3 से 4 एग्जाम्पल हुआ करते थे एथिक्स में। एथिक्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आधा पेपर आपका थ्योरी का होगा और आधा केस स्टडी का होगा। केस स्टडी के लिए मैंने आंसर राइटिंग की थी, सिर्फ आंसर राइटिंग की थी। मैंने 5 से 6 टेस्ट लिखे थे सिर्फ टोटल एथिक्स के। और मेरी प्रायोरिटी ये होती थी कि मैं पहले एथिक्स से सवाल अटैम्प्ट करूं, क्योंकि वो लंबे सवाल होते हैं और वो 20 नंबर का एक सवाल होता है। तो अगर वो छूट जाता है तो सीधा सीधा 20 नंबर चला जाता है। तो मैं एथिक्स का पहले अटैम्प्ट करता था, फिर मैं थ्योरी का सवाल अटैम्प्ट करता था। और यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने एक्चुअल एग्जाम में भी फॉलो की थी। तो ये थी मेरी एथिक्स की स्ट्रेटेजी। मैंने सिर्फ इतना ही रिसोर्सेज इस्तेमाल किया, इसके अलावा मैंने एथिक्स में कुछ नहीं किया। एथिक्स इज़ द ईजीएस्ट पेपर टू प्रिपेयर। इसके लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज नहीं चाहिए, 1-2 सोर्स चाहिए, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। सबसे कम सिलेबस है एथिक्स का, सबसे आसान है पढ़ना। काफ़ी ऐसी डेफिनेशन है जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और वही एक्चुअल पेपर में आती हैं। प्रेडिक्टेबल भी है पेपर और रिपीटेटिव भी है पेपर। हमें याद है कि हमारे मेंस के एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही थे, लगभग सिमिलर थे, सेम चीज़ पूछी गई थी, लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में। ये मेरी एथिक्स के लेकर स्ट्रेटजी थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर में से किए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने NDMA की वेबसाइट पे एक पूरा डॉक्यूमेंट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, उसमें से सेलेक्टिवली रीड किया था अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में, और उसमें से एक सवाल आ गया था लैंडस्लाइड्स के ऊपर, और वो करंट अफेयर से रिलेटेड आता है। तो केरला में बहुत लैंडस्लाइड हुआ था, तो इसलिए वो आ गया था सवाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल हमेशा और हमेशा करंट अफेयर से आते हैं। 3 सवाल आए थे इस बार, तीनों करंट अफेयर से थे। पहला सवाल था बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस पे, क्योंकि रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी में एक नोबेल प्राइज़ मिला है एमैनुअल चारपेंटर को। एक सवाल था ब्लू LED पे, जो कि 2017 में एक नोबेल प्राइज़ मिला था, उसके ऊपर था। और एक और सवाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी निश्चित रूप से करंट अफेयर के ऊपर था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं यही कहूँगा कि आप करंट अफेयर को अच्छे से कीजिए, आपका वो हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन भी करंट अफेयर से ही आता है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो जियोपॉलिटिक्स हैं, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपका एक्चुअल सवाल आता है। जैसे हमारे सवाल आए थे ऑकुस को लेके। ऑकुस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी हाल ही में लास्ट ईयर 6 महीने पहले ही COP26 में अनाउंस हुआ था। एक सवाल था SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेके, जिसकी रिसेंट मीट हुई थी, जिसमें इंडिया होस्ट करेगा 20 साल। और इसके अलावा एक सवाल था अफ्रीका के ऊपर, बिकॉज अफ्रीका इज़ अ ग्रोइंग नेक्स्ट पोल ऑफ ग्रोथ, इसलिए वो सवाल आया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, आपको किसी और सोर्स को रेफर नहीं करना, सिर्फ करंट अफेयर आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है डैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको डायनेमिक्स पता चल जाएंगी सब्जेक्ट की, आपको बेसिक ऑलरेडी आता होगा अगर आप NCERT पढ़ लेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies
that pays more with less efforts. One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. इसके अलावा पेपर 1 में बहुत हद तक मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल ने मुझे बहुत मदद करी, इसलिए मेरा 110 स्कोर भी रहा। और इसके अलावा ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, जिसमें से कई सवाल आए थे। 2-3 सवाल जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी में से नहीं आए थे वो करंट अफेयर में से आए थे, जैसे वॉल्केनोस कौन कौन से इरप्ट हुए हैं 2021 में, ये करंट अफेयर का सवाल था। और सोसाइटी के लिए मैंने वाजीराम एंड रवि के सोसाइटी की नोट्स फॉलो किए थे और वो बहुत हेल्पफुल नोट्स थे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटी भी पढ़ते हैं तो उसमें भी काफ़ी ओवरलैपिंग पोर्शन सोसाइटी और सोशोलॉजी से है, खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो, तो मैंने उनका बहुत इस्तेमाल किया था। एसए के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। एसए मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं बचपन से ही लिखने पढ़ने वाला इंसान रहा हूँ, मुझे साहित्य पढ़ने का शौक़ है और मेरे मन में ये भी था कि अगर मैं एसए लिखूँगा तो मेरी ओरिजिनलिटी चली जाएगी। मैं ओरिजिनलिटी मेंटेन रखना चाहता था एक्चुअल पेपर में। मैंने अपना दूसरा एस्से, एक एस्से मैंने पहले लिखा था, मैंने अपना दूसरा एस्से पेपर में ही लिखा था। और क्योंकि फ़िलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा इन फ़िलोसफिकल टॉपिक्स के लिए कि आप एथिक्स को और एस्से की प्रिपरेशन साथ कीजिए। एथिक्स में फ़िलोसफी एक अलग पोर्शन है जिसमें मोरल थिंकर्स और एनलाइटर्स का आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ रहे हैं एस्से के साथ मिला के, तो आप बहुत हद तक अच्छा एस्से लिख सकते हैं। आप मूवीज़ और मैगज़ीन्स में से भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, मैंने भी लिए थे, स्पाइडरमैन, मार्वल की मूवी। तो एस्से इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी वास्ट ना अपने स्कोप में, तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी किए थे और एट द एंड ऑफ द डे इट वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। आई थिंक अगर आप ये करेंगे तो इससे 2 चीज़ होंगी। एक तो ये कि आप ओरिजिनल होंगे अपने कंटेंट में, आपका जो कंटेंट होगा वो कोई और नहीं लिख सकता बाकी, क्योंकि आप अपनी लाइफ से एग्जांपल लेंगे, आप अपनी मूवीज़ से एग्जांपल लेंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो एग्जामिनर होगा वो रिलेट कर सकता है उन चीज़ों के साथ, हाँ, तो उसको एक मज़ा आएगा पढ़ने में शुरू से अंत तक। अगर आप शुरू में इंटरेस्ट बना लेते हैं एग्जामिनर का तो एंड तक वो मेंटेन रहेगा। तो ऐसे के लिए ये मेरी स्ट्रेटजी थी, ये मेरा टोटल मेंस की स्ट्रेटजी थी। इसके अलावा मैंने मेरा पर्सनैलिटी टेस्ट का जो स्ट्रेटजी है मैं वो शेयर करूँगा, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट में बिल्कुल गैप नहीं रहा था, तो इतना समय हमें नहीं मिल पाया था कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कुछ पढ़ सकें। और सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, मैं बस, और उस समय मेरे एमए के भी एग्ज़ाम चल रहे थे तो मुझे समय भी नहीं मिला था। मैं बस जो मुझे आता था वही लेके मैं एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू में अपेयर हुआ था। मैंने 2-4 जगह मॉक्स दिए थे, उन मॉक्स ने मुझे बहुत मदद भी की। एक मॉक ऐसा हुआ था जिसमें मैं डिमोटिवेट हो गया था दृष्टि आईएएस का, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा दृष्टि आईएएस का मॉक इंटरव्यू किसी को भी। आई थिंक दैट दृष्टि आईएएस में दे आर टेकिंग द मॉक इंटरव्यू जस्ट टू मेक द यूट्यूब वीडियोज़, और वो ग्रिल करते हैं पूरे पैनल में। एक ब्यूरोक्रेट था आई थिंक, बाकी सब फैकल्टी थे, तो वो उस नज़र से आपसे सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन बाकी जो मॉक इंटरव्यूज़ थे, एक वाजीराव एंड रेड्डी वाला और एक वाजीराम एंड रवि वाला और एक खान स्टडी ग्रुप का, इन तीनों मॉक्स ने मुझे बहुत मदद की, मुझे मेरी कमियों को बताया बहुत अच्छे तरीके से, जिन पे मैंने काम किया। एक तो ये कि आप इंटरव्यू में सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम, ठीक है। इंटरव्यू में वो ये नहीं देख रहे कि आपकी नॉलेज कितनी है, उन्होंने आपकी नॉलेज ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में चेक कर ली है। इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हैं, और पर्सनैलिटी के 3-4 ट्रेट्स ऐसे हैं जो आप में होने चाहिए। एक, आप कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंट के साथ आप रूम में एंटर करें और थ्रू आउट वो कॉन्फिडेंस बना रहे। दूसरा, आप काम रहें, आप प्रेशर होगा आपके पर इंटरव्यू रूम में, दे विल ट्राई टू प्रेशराइज यू ऑल्सो, मगर आपको काम रहना है, आपको झिझक कर कोई ऐसा गलत आंसर नहीं देना जो आपको नहीं आता हो। तीसरा, आप
ऑनेस्ट और ईमानदार रहें। आपको कोई आंसर नहीं आता, आप मत दीजिए, आपकी ईमानदारी को वो लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप ईमानदार रहें। मुझे याद है कि मैं अपने एक्चुअल इंटरव्यू में एक पैनल मेंबर का सिर्फ एक सवाल का जवाब दे पाया था 5-6 सवालों में से, एंड ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट दैट बिकॉज आई वॉज एडमिटिंग कि मेरे को नहीं आता सर। तो ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत लंबे दूर तक लेके जाएगी। एक आप इंटरव्यू वाले दिन पॉजिटिविटी के साथ जाइए रूम में। आप ये सोचिए कि आपको सब आता है और जो चीज़ नहीं आता वो आप पैनल मेंबर को भी नहीं आता, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी नोज एवरीथिंग। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपसे इंटरव्यू में भी वही पूछा जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप मेरी स्ट्रेटेजी और मेरा जो एक्सपीरियंस है उन्होंने आपको मदद की होगी। आई विश ऑल ऑफ यू वेरी मच सक्सेस इन योर फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट। आई बिलीव कि अगर मैं ये सब बिना रिसोर्सेज और कोचिंग के कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। कभी भी किसी को ये मत कहने दीजिए कि आपके सपने छोटे हैं। आप ठान लिए तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई क्वेरीज हैं मेरे से तो आप डीकेटी के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।